नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अत्यंत होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीटेट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें से आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपको एज इट इज़ इसी पैटर्न में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पार्ट ए में आपको रीडिंग कंप्रेंशन एंड कंटेंट मिलेगा और उससे रिलेटेड पार्ट बी में पेडागोजी एंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो साथ ही वीडियो क्लास तक जरूर बने और वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पार्ट ए रीडिंग कंप्रेंशन एंड कंटेंट में पैसेज फॉर क्वेश्चन 1 to 8 इसे रीड करते हैं और 1 to 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैसेज है, लैंग्वेज इज नॉट मेयरली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ द फ्रेमवर्क थ्रू विच ह्यूमन बींग्स सेव देयर थॉट्स एंड मेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स वर्ल्ड। यानी भाषा केवल संचार का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह वह ढांचा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को आकार देता है और अपने आसपास की दुनिया को समझता है। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स डिस्प्ले अ नेचुरल कैपेसिटी टू डिफायर ऑडिटरी पैटर्न्स एंड टर्न देम इनटू मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही व्यक्ति श्रवण प्रतिरूपों को समझने और उन्हें अर्थपूर्ण अभिव्यक्तियों में बदलने की प्राकृतिक क्षमता प्रदर्शित करता है। While explicit instructions helps refine formal writing and synthetic structures, native language acquisitions occur spontaneously through immersive social interactions. यद्यपि स्पष्ट एवं व्यवस्थित निर्देश औपचारिक लेखन तथा वाक्य विन्यास संबंधी संरचनाओं को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं, लेकिन मातृभाषा का अधिग्रहण सामाजिक अंतर्क्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के माध्यम से स्वाभाविक रूप से होता है। Educational environment that celebrate linguistic diversity allow children to bridge their home language experience with school learning, creating a strong foundations for both cognitive development and emotional security. ऐसे शैक्षिक वातावरण जो भाषाई विविधता को महत्व देते हैं, बच्चों को अपनी घरेलू भाषा के अनुभवों को विद्यालय अधिगम से जोड़ने में सक्षम बनाते हैं। इससे उनके संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। तो यह साथियों आपका पैसेज बहुत अच्छे से हमने इसे रीड किया। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 to 8 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। यानी कह रहा है कि पैसेज के अनुसार भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए, टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर फॉर्मल राइटिंग, औपचारिक लेखन के कठोर नियमों को लागू करना। ऑप्शन बी, टू सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर शेपिंग थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, यानी कि विचारों को आकार देने और दुनिया को समझने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी, टू रिप्लेस सोशल इंटरेक्शंस एंड इन अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक अंतर्क्रियाओं को प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन डी, टू एलिमिनेट ऑडिटरी पैटर्न्स इन ह्यूमन एक्सप्रेशंस, यानी मानवीय अभिव्यक्ति में श्रवण प्रतिरूपों को समाप्त करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। ऑप्शन बी, टू सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर शेपिंग थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशंस हैपन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। पाठ के या पैसेज के अनुसार मातृभाषा का अधिग्रहण कैसे होता है। ऑप्शन ए, थ्रू एक्सप्लिक्ट मेमोराइजेशंस ऑफ अ वोकैबुलरी लिस्ट, यानी शब्दावली की सूचियों को स्पष्ट रूप से याद करने के माध्यम से। ऑप्शन बी, स्पॉन्टेनियसली थ्रू इमर्सिव सोशल इंटरेक्शंस, सामाजिक अंतर्क्रिया में पूर्ण रूप से शामिल होने के माध्यम से स्वाभाविक रूप से। ऑप्शन सी, बाई टेकिंग फॉर्मल एग्जामिनेशंस इन प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालयों में औपचारिक परीक्षाएं देने के माध्यम से। ऑप्शन डी, एक्सक्लूसिवली थ्रू वर्क बुक एक्सरसाइजेज, यानी केवल कार्य पुस्तिका के अभ्यासों के माध्यम से। तो हाउ डज नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशंस हैपन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पॉन्टेनियसली थ्रू इमर्सिव सोशल इंटरेक्शंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया में पूर्ण रूप से शामिल होने के माध्यम से, स्वाभाविक रूप से। इस प्रकार से जो पाठ के या पैसेज के अनुसार मातृभाषा का अधिग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the synonym of the word extraordinary in the context of a human capacity। मानव क्षमता के संदर्भ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी का समानार्थी शब्द क्या है, ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए, टिपिकल यानी सामान्य। ऑप्शन बी, रिमार्केबल असाधारण उल्लेखनीय। ऑप्शन सी, कॉमन प्लेस यानी आम साधारण। ऑप्शन डी, मिनिमल यानी न्यूनतम। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब ही क्या होता है साथियों,
समान रूप से हटकर, विशेष या असाधारण। तो रिमार्केबल का मतलब भी क्या होता है, उल्लेखनीय, असाधारण होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द सेंटेंस ह्यूमन बींग्स डिस्प्ले एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी। वाक्य जो आपको दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, ह्यूमन बींग्स डिस्प्ले ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है, क्या है ये। ऑप्शन ए नाउन है, ऑप्शन बी एडवर्ब है, ऑप्शन सी एडजेक्टिव है, ऑप्शन डी प्रीपोजिशंस है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है साथियों, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसकी क्या बता रहा है, उसकी स्पेसिफिक बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का अपोजिट आपको बताना है। ऑप्शन ए नेचुरली, ऑप्शन बी डेलिबरेटली, ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली, ऑप्शन डी इम्पल्सिवली। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर या सोच समझकर, और ऑटोमेटिकली की तो आप जानते हैं स्वचालित रूप से। ऑप्शन डी इम्पल्सिवली का मतलब होता है आवेगपूर्ण। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है साथियों, तो स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से या बिना पूर्व योजना के। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी जानबूझकर या सोच समझकर। तो डिलिबरेटरी यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट अपोजिट होगा स्पॉन्टेनियसली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज इज नॉट मर्ली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ फॉर कम्युनिकेशंस। लैंग्वेज इज नॉट मर्ली अ टूल फॉर कम्युनिकेशंस में, यानी आपको पैसेज में दे रखा है ना ये सेंटेंस, तो में फॉर कम्युनिकेशंस का व्याकरणिक कार्य क्या होगा अगर फॉर कम्युनिकेशंस कर देते हैं तो ऑप्शन ए है प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज अ मॉडिफायर, यानी मॉडिफायर के रूप में कार्य करने वाला प्रीपोजिशन फ्रेज। ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी स्वतंत्र उपवाक्य है। ऑप्शन सी रिलेटिव क्लॉज है यानी कि संबंधवाचक उपवाक्य। ऑप्शन डी वर्ब क्लॉज है यानी कि क्रिया उपवाक्य। तो लैंग्वेज इज नॉट मर्ली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, व्हाट इज द ग्रामेटिकली फंक्शन ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज अ मॉडिफायर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशंस है और कम्युनिकेशंस उसका ऑब्जेक्ट है, तो दोनों मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं और ये फ्रेज टूल के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, इसलिए ये मॉडिफायर के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताएगा, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा। साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे और आपके प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से होते रहे, जिससे आप अपने एग्जाम से 100% स्कोर कर सकें। और साथ ही पिछली सारी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप विजिट कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आउटकम डज द पैसेज एसोसिएट विद एजुकेशनल एनवायरमेंट्स दैट एम्बैरस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषाई विविधता को अपनाने वाले शैक्षणिक वातावरण से गद्यांश में कौन सा परिणाम जोड़ा गया है। ऑप्शन ए लैंग्वेज कन्फ्यूजन अमॉन्ग अर्ली लर्नर्स, यानी प्रारंभिक भाषा शिक्षार्थियों में भाषाई भ्रम। ऑप्शन बी स्लोवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, धीमा संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विकास के लिए मजबूत आधार। ऑप्शन डी रिड्यूस यूज ऑफ द होम लैंग्वेज, यानी घरेलू भाषा के प्रयोग में कमी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं ना कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या भाषाई विविधता को स्वीकार करने के से बच्चे अपने घरेलू भाषा के अनुभवों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ पाते हैं। इससे क्या होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास और उनका इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक सुरक्षा मजबूत आधार तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is true according to the passage? Which of the following statement is true according to the passage? यानी पैसेज के अकॉर्डिंग, लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, क्वेश्चन 8। तो यानी कह रहा है कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपसे पूछा सकते हैं। ऑप्शन ए एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शन इज यूजलेस फॉर फॉर्मल राइटिंग, यानी कि औपचारिक लेखन के लिए स्पष्ट निर्देश बेकार है। ऑप्शन बी होम लैंग्वेज एक्सपीरियंस शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम स्कूल लर्निंग, घरेलू भाषा के अनुभव को विद्यार्थी शिक्षा से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी ऑडिटरी पैटर्न डिकोडिंग बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी श्रवण प्रतिरूपों को समझने की क्षमता प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकसित होती है। ऑप्शन डी लैंग्वेज फंक्शंस ओनली एज अ वर्बल कम्युनिकेशन टूल, यानी भाषा केवल मौखिक संचार के साधन के रूप में कार्य करती है। तो विच ऑफ स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है साथियों,
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑडिटरी पैटर्न डिकोडिंग बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही मनुष्य का श्रवण प्रतिरूपों को समझने और उन्हें अर्थपूर्ण अभिव्यक्तियों में बदलने की प्राकृतिक क्षमता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे पैसेज के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आते हो, जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछते हैं, और एक आपको पोएम आती है, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पोएम मिलेंगे, पोएम फॉर क्वेश्चन 9 to 15 के लिए होगी। तो बहुत ध्यान से रीड करिएगा साथियों, और इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, जिससे अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पोएम है आपकी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी कह रहे जंगल सुंदर, अंधकारमय और गहरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे निभाने के लिए वचन दिए हैं। और एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे अभी बहुत दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो यानी पोएम्स में क्या कह रहे हैं, नहीं जो पोएट है वो क्या कह रहा है, प्रकृति की सुंदरता और उसके शांत वातावरण से आकर्षित है। वह कुछ समय के लिए जंगल की सुंदरता में खो जाना चाहता है, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों, वचनों और जिम्मेदारियों का स्मरण हो जाता है, इसलिए वह वहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ स्लीप का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ जीवन के अंत या मृत्यु से लिया जा सकता है, ठीक है। और जबकि जो माइल्स टू गो यहाँ पे दे रखा है, तो जीवन में अभी बाकी कार्यों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज स्लीप सिम्बॉलिकली रिफर टू इन द फाइनल लाइन्स, यानी कि अंतिम जो पंक्तियों में स्लीप प्रतीकात्मक रूप से किसे दर्शाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया भी है। ऑप्शन ए नाइटिम रेस्ट, यानी रात्रि का विश्राम। ऑप्शन बी डेथ आर द एंड ऑफ लाइफ जर्नी, मृत्यु या जीवन यात्रा का अंत। ऑप्शन सी फिजिकल एग्जॉशन, यानी शारीरिक थकान। ऑप्शन डी ब्रीफ नैप, यानी थोड़ी देर की नींद। तो व्हाट डज स्लीप सिम्बॉलिकली रेफर टू इन द फाइनल लाइन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा डेथ आर द एंड ऑफ लाइफ जर्नी। मैंने आपको पहले बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मृत्यु या जीवन यात्रा का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रिपीटिशंस ऑफ द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप emphasizes, यानी क्वेश्चन से आपसे कह रहा है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप जो लाइन है कि पुनरावृत्ति किस बात पर जोर देती है, यानी 2 बार आई है ना लाइन्स लास्ट में। ऑप्शन ए द स्पीकर्स हेजिटेशंस टू मूव फॉरवर्ड, वक्ता की आगे बढ़ने की में हिचकिचाहट। ऑप्शन डी द लॉन्ग फिजिकल डिस्टेंस लेफ्ट टू ट्रैवल, यात्रा की बची हुई लंबी भौतिक दूरी। ऑप्शन सी द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज रिमेनिंग इन लाइफ, जीवन में शेष भारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को। ऑप्शन डी द स्पीकर्स लव्स फॉर द डार्क वुड्स, वक्ता का अंधेरे जंगलों के प्रति प्रेम। द रेपिटेशंस ऑफ द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एम्फेसाइज, राइट आंसर जो ऑप्शन सी द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज रिमेनिंग इन लाइफ, उसको याद आ जाता है ना कि अभी मेरे जीवन में शेष बहुत सारी जिम्मेदारियां और कर्तव्य, उन्हें मुझे निभाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज इन द वुड्स आर लवली डीप, डार्क एंड डीप, ओके। यानी कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप में प्रमुख साहित्यिक अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा, कौन सा है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए इमेजरी, यानी चित्रात्मकता। ऑप्शन बी हाइपरबोले, यानी कि अतिशयोक्त अलंकार। ऑप्शन सी सिमली, उपमा। ऑप्शन डी पर्सनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे कैसा है, यानी कि इमेजरी है। कैसा है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच साथियों, इमेजरी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लवली डार्क एंड डीप सब जंगल का एक स्पष्ट मानसिक चित्र पाठक के मन में बनाते हैं। तो किसी दृश्य, ध्वनि या उस गंध या जो भी आपको महसूस हो रही है उसके बाद को प्रभावशाली चित्रण इमेजरी यानी बिंबात्मक कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कन्फ्लिक्ट इन द स्पीकर्स एक्सपीरियंसिंग इन द स्टैंजा, कविता के जो पद्यांश है यानी कि स्टैंजा में वक्ता किस संघर्ष का अनुभव कर रहा है। ऑप्शन ए बिटवीन टेकिंग अ वॉक एंड राइडिंग अ हॉर्स, टहलने और घोड़ने की सवारी के बीच में। ऑप्शन बी बिटवीन एंजॉयिंग नेचर्स ब्यूटी एंड फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस, यानी प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने और अपने दायित्वों को पूरा करने के बीच। ऑप्शन सी बिटवीन स्टेइंग अवेक एंड स्लीपिंग, जागने और सोने के बीच। ऑप्शन डी बिटवीन फियर ऑफ डार्कनेस एंड लव फॉर ट्रीज, यानी कि अंधकार के भय और पेड़ों के प्रति प्रेम के बीच। तो यानी उसको किसके बीच में उसको क्या हो रहा है, संघर्ष, यानी कि उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी बिटवीन एंजॉयिंग नेचर्स ब्यूटी एंड फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस, यानी जिम्मेदारियों के मध्य में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा,
तो राइम स्कीम आपको पहचानना है। इस तरह क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑप्शन ए बी बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ए। तो यहाँ से आपसे कह रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा, पोएम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट लाइन में डीप दे रखा है, डीप, कीप, स्लीप, यह है ना इस तरह से। तो ये ऑल राइम्स विद ईच अदर, तो देयर फॉर द राइम स्कीम इज ए, यानी चारों पंक्तियों में अंतिम शब्द क्या है, डीप, कीप, स्लीप आपस में राइम करते हैं, इसलिए राइम। अब जब राइम नहीं होता तो वहाँ पे बी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है ए या बी, ए बी इस तरह से आ जाता है। या नहीं भी राइमिंग बनना तो बी करके आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर सभी राइमिंग आपकी मैच कर रही है तो वहाँ पे ए ई ही आता है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं और ज़्यादातर साथ इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम करना क्या है हमें, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड प्रोमिसेस इन लाइन 2 रिफर्स टू। दूसरी पंक्ति में प्रोमिसेस आया ना, शब्द किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, कानूनी अनुबंध को, ऑप्शन बी ड्यूटीज़, कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्तव्य, प्रतिबद्धताएं और जिम्मेदारियों का, ऑप्शन सी सीक्रेट्स शेयर्ड विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ साझा किए गए रहस्य, ऑप्शन डी रिटन ओथ्स यानी लिखित जो शपथ हैं। तो द वर्ड्स प्रोमिसेस इन लाइन 2 रिफर्स टू, तो किसके लिए है? ड्यूटीज़ है, कमिटमेंट्स हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है प्रोमिसेस जो आया है सेकेंड लाइन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ओवरऑल टोन ऑफ द स्टैंजा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पोएम्स के अकॉर्डिंग। यानी कह रहा है कि स्टैंजा यानी पद्यांश के समग्र भाव या स्वर को सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है प्लेफुल एंड कॉमिकल, खेलपूर्ण और हास्यपूर्ण, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव एंड ड्यूटी बाउंड है, चिंतनशील और कर्तव्यबद्ध है, ऑप्शन सी एंग्री एंड रिसेंटफुल है यानी क्रोधित और नाराज है, ऑप्शन डी फियरफुल एंड एनेक्सियस है यानी भयभीत और चिंतित है। द ओवरऑल टोन ऑफ द स्टैंजा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, राइट आंसर हो जाएगा। टोन कैसा है? रिफ्लेक्टिव है एंड ड्यूटी बाउंड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा साथियों आपके कंप्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। फर्स्ट पार्ट में आपने पैसेज किए, सेकंड पार्ट में पोएम की, जैसे कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से आपको पेडागॉजी एंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत आने के चांसेस हैं ये क्वेश्चंस की। तो जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेफन कार्सन इनपुट हाइपोथेसिस I+1 states that language acquisitions occurs when learners are exposed to। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि स्टेफन कार्सन की इनपुट हाइपोथेसिस I+1 के अनुसार भाषा अधिग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए लैंग्वेज इनपुट दैट मैच देयर एग्जैक्ट करंट लेवल, ऐसा भाषा इनपुट जो उनके वर्तमान स्तर के बिल्कुल समान हो, ऑप्शन बी लैंग्वेज इनपुट स्लाइटली बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ऐसा भाषा इनपुट जो उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे हो, ऑप्शन सी एडवांस फॉर्मल ग्रामर रूल्स स्ट्रिक्टली अबाउट देयर कॉग्निटिव एज, उनकी संज्ञानात्मक आयु से बहुत ऊपर से के उन्नत व्याकरण नियम, ऑप्शन डी इनपुट एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड इन देयर नेटिव लैंग्वेज यानी केवल मातृभाषा में दिया गया इनपुट। तो राइट आंसर इसका आपको बताना है 1 I+1 जो लिखा है। तो इसमें से क्या है ना, कार्सन के अकॉर्डिंग जो आई है वो शिक्षार्थी की वर्तमान भाषा क्षमता को दर्शाता है और जो +1 है उसे थोड़ा आगे के स्तर को। तो इसलिए जो लर्नर्स है को ऐसे समझने योग्य लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण यानी इनपुट देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंग्वेज इनपुट स्लाइटली बियॉन्ड देयर करेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर ब्रिंग्स रियल लाइफ items such as menus, bus tickets and food wrappers into the classroom for a reading activity. These are called। एक शिक्षक मेन्यू बस यानी मेन्यू लाता है, ठीक है, मेन्यू जो होता है होटल में आप जाते हैं, मेन्यू बस टिकट्स और खाद्य पदार्थ के रैपर जैसी वास्तविक वस्तुएं कक्षा में लाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रियलिया, ऑथेंटिक मटेरियल्स वास्तविक वस्तुएं, प्रमाणिक सामग्री, ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक पूरक पाठ्यपुस्तकें, ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज एड्स मानकीकृत शिक्षण सहायक सामग्री, ऑप्शन डी रोट लर्निंग रिसोर्सेज यानी रटने पर आधारित संसाधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो चीज़ें लाते हैं तो उसको रियलिया कहते हैं, रियलिया कहते हैं या ऑथेंटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिसलेक्सिया इज प्राइमरली अ लर्निंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू, यानी जो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम में कठिनाई है,
ऑप्शन ए राइटिंग एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, लेखन और सूक्ष्म मोटर समन्वय में। ऑप्शन बी मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। ऑप्शन सी रीडिंग, डिकोडिंग एंड वर्ड रिकग्निशंस। ऑप्शन डी एक्सप्रेसिव स्पीच क्लैरिटी यानी अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा की स्पष्टता के लिए। तो डिसलेक्सिया इज प्राइमरली लर्निंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू, राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग, डिकोडिंग एंड वर्ड रिकग्निशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम कठिनाई है जो मुख्य रूप से पढ़ने, शब्दों को डिकोड करने और शब्द पहचानने और रीडिंग फ्लुएंसी को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इंकरेजिंग प्राइमरी स्टूडेंट्स टू शेयर ग्रीटिंग्स एंड वर्ड्स इन देयर रेस्पेक्टिव मदर टंग्स प्रमोट्स। प्राथमिक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषाओं में अभिवादन और शब्द साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए मल्टीलैंग्वेलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स, कक्षा में बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में उपयोग करना। ऑप्शन बी लैंग्वेज कन्फ्यूजन एंड इंटरफेरेंस यानी भाषाई भ्रम और हस्तक्षेप। ऑप्शन सी डिक्लाइन इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अंग्रेजी दक्षता में गिरावट। ऑप्शन डी ओवर रिलायंस ऑन ट्रांसलेशन यानी अनुवाद पर अत्यधिक निर्भरता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी ये किसको इंकरेज करता है? तो ये इंकरेज करता है मल्टीलैंग्वेलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन अ स्टूडेंट रीड्स अ पैसेज क्विकली टू फाइंड अ स्पेसिफिक फोन नंबर और डेट, द रीडिंग सब स्किल बीइंग यूज्ड इज। विद्यार्थियों की यहाँ पे क्या करें, जब विद्यार्थी किसी गद्यांश में किसी विशेष फ़ोन नंबर या तारीख को जल्दी से खोजने के लिए पढ़ता है तो वह किस रीडिंग सब स्किल का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए स्किमिंग, सार समझने के लिए तेज़ी से पढ़ना। ऑप्शन बी स्कैनिंग यानी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन पठन। ऑप्शन डी क्रिटिकल रीडिंग यानी आलोचनात्मक पठन। तो वो जब भी इस तरह के फ़ोन नंबर्स या डेट रीडिंग सब, तो ये किस तरह की सब स्किल्स है यूज़ कर रहा है? वो स्कैनिंग का इस्तेमाल कर रहा है, विशिष्ट जानकारी, क्योंकि उसको फ़ोन नंबर स्पेसिफिक चाहिए तो उसके स्कैनिंग कहते हैं। यानी जब पाठक पूरे पाठ का विस्तार पढ़ने के बजाय उसमें से किसी विशेष जानकारी जैसे तारीख, नाम और संख्या या फ़ोन नंबर को खोजे तो उसे स्कैनिंग कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, ह्यूमन्स आर बोर्न with an innate ability to acquire language due to the presence of। नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग मनुष्य भाषा सीखने के जन्मजात क्षमता किस कारण रखता है? ऑप्शन ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी यानी इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन युक्ति। ऑप्शन सी यूनिवर्सल ग्रामर डिक्शनरी यानी सार्वभौमिक व्याकरण शब्दकोश। ऑप्शन डी बिहेवियरल कंडीशनिंग स्कीमा यानी व्यवहारात्मक अनुबंधन योजना। तो राइट आंसर इसको आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कभी भी नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस आए यानी ह्यूमंस बोर्न विद एन इननेट एबिलिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की अवधारणा से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अ लर्नर रिपीटेडली सेज ही रन फास्ट yesterday, this error demonstrates। एक शिक्षार्थी बार बार कहता है ना ही रन फास्ट yesterday यानी उससे एरर हो रहा है, तो ये एरर क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता की कमी। ऑप्शन बी ओवर जनरलाइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, व्याकरणिक नियमों का अतिसामान्यीकरण। ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल डिस्फेसिया जिसको कहते हैं यानी संरचनात्मक डिस्फेसिया। ऑप्शन डी केयरलेस हैबिट फॉर्मेशन, लापरवाही से आदत बनना। तो लर्नर रिपीटेडली सेज ही रन फास्ट स्टडी, तो क्या एरर है उसमें? वो ओवर जनरलाइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स कर रहा है। यानी विद्यार्थी ने यह नियम क्या किया है, सीखा है कि पास्ट टेंस बनाने के लिए वर्ब में ईडी जोड़ दो, और उसने इस नियम को रन पर भी लागू कर दिया। ठीक है, तो रन उसने बोल दिया, तो जबकि रन का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म रैन होता है, तो उसको रैन इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक ओवर जनरलाइजेशन की कंडीशन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच पेयर ऑफ स्किल इज क्लासिफाइड एज रेसिपिटिव स्किल्स? इनमें से कौन सी स्किल रेसिपिटिव स्किल्स कहलाती है? ऑप्शन ए स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना। ऑप्शन बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन सी लिसनिंग एंड रीडिंग। ऑप्शन डी रीडिंग एंड राइटिंग। तो रेसिपिटिव स्किल्स किसे कहते हैं साथियों? तो रेसिपिटिव स्किल्स में भाषा को ग्रहण और समझा जाता है, इसलिए यानी कि रिसीव किया जाता है। ठीक है, इसलिए लिसनिंग और रीडिंग रेसिपिटिव स्किल्स हैं। क्या है? रेसिपिटिव स्किल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग।
ठीक है। और जबकि स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, ये प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन यही पूछे, आपसे प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में पूछ सकता है, तो उन्हें याद रखिएगा। प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या आ जाती हैं आपकी, स्पीकिंग एंड राइटिंग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR एज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड रियलाइज हैवली ऑन। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भाषा शिक्षण विधि मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए साइलेंट ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का मौनानुवाद। ऑप्शन बी मोटर एक्टिविटीज़ एंड बॉडीली एक्शंस अकम्पैनिंग कमांड्स, निर्देशों के साथ शारीरिक गतिविधियों और क्रियाओं पर। ऑप्शन सी मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग स्क्रिप्ट, संवादों को याद करने पर। ऑप्शन डी रिटन एसे प्रैक्टिस, लिखित निबंध अभ्यास पर। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड रियलाइज हैवली ऑन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोटर एक्टिविटीज़ एंड बॉडली एक्शंस अकम्पैनिंग कमांड्स। यानी TPR में क्या होता है, ऐसा मेथड है कि जिसमें भाषा को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है। शिक्षक के निर्देशों को विद्यार्थी शारीरिक क्रिया करके प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मोटर एक्टिविटीज़ के अंदर लाते हैं, बॉडली एक्शंस के अंडर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसके फोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स टू। भाषा सीखने के संदर्भ में इसके फोल्डिंग का मीन्स क्या है, ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए परमानेंट टीचर इंटरवेंशंस इन एवरी टास्क, हर कार्य में शिक्षक का स्थायी हस्तक्षेप। ऑप्शन बी टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अ टीचर और पीयर टू हेल्प अ लर्नर कंप्लीट अ टास्क, शिक्षक या सहपाठी द्वारा कार्य पूरा करने में सहायता हेतु दिया गया अस्थायी सहयोग। ऑप्शन सी गिविंग पेनलाइजिंग फीडबैक फॉर एरर्स, त्रुटियों के लिए दंडात्मक प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन डी अलाउइंग लर्नर्स टू वर्क कम्प्लीटली विदाउट गाइडेंस, शिक्षार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के कार्य कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फोल्डिंग का मतलब होता है साथियों टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अ टीचर और पीयर टू हेल्प अ लर्नर कंप्लीट अ टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग कम्प्रहेंशंस एम्फेसिस, लिसनिंग कम्प्रहेंशंस में बॉटम अप प्रोसेसिंग किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए डिकोडिंग स्मॉल यूनिट्स लाइक साउंड्स वर्ड्स एंड ग्रामर बिफोर फॉर्मिंग ओवरऑल मीनिंग, यानी समग्र अर्थ बनाने से पहले ध्वनियों शब्दों और व्याकरण जैसी छोटी इकाइयों को समझना। ऑप्शन बी यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज एंड कंटेक्स्ट टू प्रिडिक्ट मीनिंग, अर्थ का अनुमान लगाने के लिए पूर्व ज्ञान और संदर्भ का प्रयोग करना। ऑप्शन सी समराइजिंग द सेंट्रल थीम डायरेक्टली, सीधे मुख्य विषय का सार प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी स्किपिंग अनफेमिलियर वर्ड्स टू ग्रैस्प ओवरऑल इंटेंट, यानी समग्र अर्थ से समझने के लिए अपरिचित शब्दों को छोड़ देना। तो बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग comprehension in phases, right answer option A decoding small units like sounds words and grammar before forming overall meaning, यानी कि बॉटम अप प्रोसेसिंग में समझ की प्रक्रिया कैसे होती है, छोटी भाषा इकाइयों से बड़ी की ओर चलती है, जैसे साउंड फिर वर्ड्स फिर सेंटेंस, उसके जो भी आपके सेंटेंस का एक पार्ट होता है, फिर सेंटेंस, फिर उसके बाद उसका पूरा समग्र अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश इज टू, अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षण आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए असाइन फाइनल लेटर ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को अंतिम ग्रेड देना। ऑप्शन बी रैंक स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी विद्यार्थियों को योग्यता के क्रम में रखना। ऑप्शन सी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स एंड एरियाज नीडिंग रेमेडियल टीचिंग, विशिष्ट अधिगम अंतरालों और उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना। ऑप्शन डी टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता की जांच करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश इज टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स एंड एरियाज नीडिंग रेमेडियल टीचिंग, यानी विशिष्ट अधिगम अंतरालों और उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना। ये है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एन अप्रोच दैट priorities meaningful real life interaction as both the means and goal of language learning is, वह कौन सा अप्रोच है जो भाषा सीखने के साधन और लक्ष्य दोनों के रूप में सार्थक वास्तविक जीवन की अंतःक्रिया को प्राथमिकता देता है? ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी ऑडियो लैंग्वेज मेथड ALM। ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी कि संरचनात्मक उपागम। तो एन अप्रोच दैट प्रायोरिटीज मीनिंगफुल रियल लाइफ इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CLT कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संरचनात्मक संचारात्मक भाषा शिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज इफेक्टिव बिकॉज इट, यानी जो पोर्टफोलियो परीक्षण है वो प्रभावी है क्यों? ऑप्शन ए, इवोल्यूट्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन अ सिंगल फाइनल एग्जामिनेशन, एक अंतिम परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन बी, कलेक्ट्स ऑथेंटिक सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम टू शो ग्रोथ, समय के साथ विद्यार्थियों के वास्तविक कार्यों के नमूने एकत्र करके उसकी प्रगति दिखाता है। ऑप्शन सी, रैंक्स स्टूडेंट्स अगेंस्ट नेशनल नॉर्म्स, यानी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मानकों के आधार पर रैंक करता है। ऑप्शन डी, फोकसेस स्लोली ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट रिसोर्सेस या स्कोर्स, केवल बहुविकल्पी परीक्षा के अंकों पर ध्यान देना। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट इज इफेक्टिव बिकॉज, राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों के कार्यों को समय के साथ एकत्रित किया जाता है। इससे शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति, विकास, उपलब्धियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो ये रहा साथियों 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा साथियों, और क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और आपके प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से होते रहे, जिससे आप अपने एग्जाम्स में 100% स्कोर और 100% सक्सेस को फाइंड कर सकें। और पिछली सारी क्लासेस देखना चाहते हैं साथियों तो चैनल प्लेलिस्ट बनी आप विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्कोर भी बेहतर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इमर्जेंट लिटरेसी एक्टिविटीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड इंक्लूड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में इमर्जेंट लिटरेसी की गतिविधियों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, राइटिंग लॉन्ग फॉर्मल एसेज विद 0 स्पेलिंग एरर्स, बिना किसी स्पेलिंग एरर के लंबे औपचारिक निबंध लिखना। ऑप्शन बी, होल्डिंग अ बुक, राइट स्लाइड अप, टर्निंग पेजेस एंड प्रिटेंडिंग टू रीड, किताब को सही दिशा में पकड़ना, पढ़ने पलटना और पढ़ने का अभिनय करना। ऑप्शन सी, मेमोराइजिंग डिक्शनरी डिफिनीशंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों के डिक्शनरी डिफिनीशन याद करना। ऑप्शन डी, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जटिल वाक्य संरचनाओं का विश्लेषण करना। तो इमर्जेंट लिटरेसी एक्टिविटीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड इंक्लूड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होल्डिंग अ बुक, राइट साइड अप, टर्निंग पेज एंड प्रिटेंडिंग टू रीड, यानी किताब को सही दिशा में पकड़ना, पढ़ने पलटना और पढ़ने का अभिनय करना, ये इमर्जेंट लिटरेसी की एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर, पेडागोजी एंड लैंग्वेज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो क्लास तक बने रहें। थैंक यू सो मच साथियों।